Namaskar, I am Dr. Mukul Rastogi, Additional Director, Hepatology, Gastroenterology and Liver Transplant, Fortis Hospital, नोएडा। नमस्कार, आज इस सुहानी शाम को मैं आप लोगों को थोड़ा एजुकेट करूंगा, जिसमें जो हमने आज का टॉपिक रखा है वो है आईबीडी इंटेस्टाइन की बीमारी है, जिसमें बड़ी आंत मेनली इन्वॉल्व होती है। इसके स्पेक्ट्रम में दो बीमारी आती हैं, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एक क्रोन्स डिजीज़ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है, बट जो क्रोन्स डिजीज़ है वो मुंह से लेके और रेक्टम तक किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकती है, चाहे वो ईसोफेगस हो, चाहे वो छोटी आंत जूडिनम हो, चाहे वो स्टामक हो और या फिर रेक्टम हो या फिर कोलन। तो वो किसी भी पार्ट को वो इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगर हम बात करें आईबीडी की, तो इसमें इंसिडेंस जो होते हैं वो 5 to 7% पर लैख पर ईयर होते हैं। और ये नॉर्थ में, इंडिया में नॉर्थ में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू साउथ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है रादर देन द ईस्टर्न कंट्रीज़। तो इसमें जो खान पान है उससे ये प्रभावित होती है, स्ट्रेस से प्रभावित होती है, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है, किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो उससे प्रभावित होती है, इन्फेक्शन से, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, देयर आर सो मैनी रीजन्स विच कैन कॉज एंड अफेक्ट द डिजीज़। मूलतः ये बीमारी सेकेंड डिकेड से और फोर्थ डिकेड की होती है और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एज कम्पेयर टू मेल्स, बट बच्चों में और ओल्ड एज में दोनों में ये हो सकती है। इसमें मेनली जो हमारी जो आंत होती है उसकी 4 लेयर होती हैं। तो जो आंतरिक सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसको म्यूकोजा कहते हैं, उसके अंदर सूजन और अल्सर्स बन जाते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग, पेन है, पेट में दर्द होती है, ब्लीडिंग होती है, पैरों में सूजन आ जाती है। ये हमारे एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। तो इट इज ए डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की बीमारी है, नंबर 1। दूसरा, कुछ जेनेटिक रीजंस हैं। पेरेंट्स को है तो सन को भी हो जाएगी। तो बट इसमें इंसिडेंस ये होते हैं कि जेनेटिक में 20% 30% तक होने के चांसेस इसके अंदर होते हैं। तीसरा, एनवायरमेंटल मीन्स कोई इन्फेक्शन पकड़ लिया साथ में तो उससे ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा और इन्फेक्शन से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। कुछ थ्योरी ये कहती है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज की वजह से, मतलब कि दूध लेने की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है स्ट्रेस। कुछ टेम्परेरी इलाज आराम आ जाता है, उसके बाद वापस से वही बैक टू स्क्वायर वन। पेन होती है काफी तेज वही, और मैलअब्जॉर्प्शन हो जाती है, खाना नहीं खा पाते हैं, खून की कमी हो जाती है, पैरों में सूजन, प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि जो अंदर की लेयर है ग्लूकोजा वो उसी से प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, और उसमें छाले हैं तो कहां से फिर प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसके लक्षण जो मैंने बताए। अब हम बात करें कि इसकी वैसे रेमेडीज क्या हैं, कि क्या नेचुरल थेरेपी है जिसकी वजह से हम इससे बचा जा सकता है। तो इसमें एक डाइट का रोल बहुत ज्यादा है। डाइट में एक तो हम जैसे कोई इन्फेक्टेड आइटम नहीं लेंगे। इन्फेक्टेड आइटम का मतलब जैसे कि शादी में गए, बर्थडे में गए, पार्टी में गए और पानी के बताशे हैं या कुछ है तो हमने फटा कर उसको खा लिया। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के पेशेंट हैं उनको ये सब आइटम नहीं लेंगे। इसलिए मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूं कि जब भी किसी गैदरिंग में खाना खाने जाएं तो आप अपना खाना ले जाएं और वहीं बैठ के खाएं। आई थिंक सबको बोला हुआ है। तो खाने का विशेष ध्यान रखना है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर भी खा रहे हैं तो अच्छी जगह का खाएं जिसमें ये हो कि भाई ठीक है, खाना यहाँ का ठीक होगा, जहाँ आप लोग रेगुलर खाते रहते हैं और वहाँ पे फिर उसको खाया जा सकता है।
दूसरा मैंने बताया कि इसकी थ्योरी में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इसलिए मिल्क के लिए हम लोग मना करते हैं कि जो लोगों को कोलाइटिस की बीमारी है वो दूध ना लें, दूध का अवॉइड करें, बट दही और पनीर वगैरह लिया जा सकता है। तीसरी चीज, एक जो पेन किलर्स होते हैं जैसे सिर दर्द हुआ, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम, डिस्प्रिन, ऐसी चीजें आम लोगों ने सेरिडॉल ले लेते हैं, तो वो जो है वो ना लें। और क्योंकि इसमें ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल होता है, ये इट इज ए मेडिकल हार्मोन जो कि इस बीमारी को हेल्प कराता है, लेकिन जो हम पेन किलर लेते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन को खत्म कर देते हैं, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और उसकी वजह से बीमारी के अटैक आते हैं। तो हमें दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक रहेगी। इसके अलावा ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग रहती है। हम सोचें कि हमने दवाई ले ली, ठीक हो गए, 6 महीने से तो कोई सिम्टम ही नहीं है, दवाई छोड़ देते हैं, वो गलत। इसमें आप एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ सकते। जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसके लिए हम एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से कोलाइटिस की बीमारी का ट्रीटमेंट हमेशा चलेगा जब तक आप हैं, तो इसमें एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ सकते। इसके लिए टर्म यूज होती है रिमिशन एंड रिलैप्स। रिमिशन का मतलब इस तरीके से कोर्स होता है, मतलब बीमारी आई चली गई, कई साल तक ठीक रही, फिर आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई, तो इसको मेंटेनेंस की जो मेडिसिन है वो तो लाइफ लॉन्ग चलेगी ही चलेगी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि कोई फ्रैक्चर हो गया और उस समय पेन किलर की जरूरत है, तो उस डॉक्टर को अगर नहीं बताया है, हड्डी के डॉक्टर को, तो वो तो पेन किलर दे देगा, उसको पता ही नहीं कि कोलाइटिस है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम